हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसा चैलेंजिंग सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिस सब्जेक्ट को लेकर बच्चे बहुत डिफिकल्ट में फंसे होते हैं, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट होता है, जो कि हमारे यहाँ के जो भी बच्चे होते हैं वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को देखकर थोड़े से डर में रहते हैं कि ये सब्जेक्ट पर कैसे स्कोर करें। मैं गारंटेड आप सभी के साथ कहना चाहता हूँ, आप हमारी सीरीज के साथ बने रहिएगा। बहुत लिमिटेड वीडियोस में मैं आपको इकोनॉमिक्स में 100% स्कोर करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। इकोनॉमिक्स आज के लिए, मतलब आज के बाद आपके इकोनॉमिक्स के टोटल जितने लेक्चर होंगे, सिर्फ आप इन लेक्चर्स को कवर कर लो, आपके लिए कभी भी कोई भी डिफिकल्ट कभी से नहीं बनेगा। जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स के एक एक टॉपिक जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। तो आप सभी साथियों हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिएगा। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं। आज लेक्चर 1 है, इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और काफी लोग तो यही झंझट में रहते हैं कि इकोनॉमिक्स ही इकोनॉमी है। यानी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर है या नहीं है। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, सबसे बेसिक चीज बात है। अच्छा, मान लो कि अगर आपको लिमिटेड रिसोर्स दिया जाए और उसमें मैक्सिमम पैसे जनरेशन की बात किया जाए। मान लो कि आपके पास एक ऐसे कह लो कि ऐसे मान लो, एक नॉर्मल एग्जांपल में लेता हूं कि आपके पास एक प्लॉट है। इस प्लॉट में मैं कहूं कि आप मैक्सिमम रिसोर्स करिए, पार्किंग करनी है, आपको गाड़ी लगानी है। ठीक है, इसमें गाड़ी लगा के पार्किंग करानी है। अब बताओ क्या करोगे आप। ठीक है, अब आपको ये रिसोर्स तो इतने ही है, अब आपको इसमें मैक्सिमम जनरेट करना है। तो आप इसके लिए कैसे एनालिसिस करोगे कि मैं इसमें मैक्सिमम पैसा जनरेट कर पाऊं। वही तो है इकोनॉमिक्स, उसी को बोलते हैं अर्थशास्त्र। इसका मतलब अर्थशास्त्र में पैसे और चीजों का इस्तेमाल का अध्ययन है। जो भी पैसा होता है, जो भी थिंग्स होती है, जो भी आपकी वस्तु होती है, ठीक है, उन सारी चीजों का क्या करना है, स्टडी करना है, उसी का अध्ययन करना है, उसके इस्तेमाल को कैसे यूज करें ताकि मैक्सिमम पैसा जनरेट कर सके। इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन आपने समझ लिया होगा। इन लिमिटेड रिसोर्स में मैक्सिमम जनरेशन, यानी पैसे और जो चीजें हैं उनसे हम लोग मैक्सिमम कैसे पैसा जनरेट कर पाए, उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और उसी पैटर्न पर जो देश काम करते हैं उसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यानी अर्थव्यवस्था देश की खरीद बिक्री की व्यवस्था होती है, किसी भी देश की। जैसे कोई देश कितना खरीद रहा है किसी देश से, यानी आयात निर्यात, कितना आयात कर रहा है, कितना निर्यात कर रहा है, इन सब चीजों का जो एनालिसिस होता है, उसका जो सिस्टम होता है, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो दो चीज आपने देखा, एक तो इकोनॉमिक्स देखा और एक आपका अर्थशास्त्र देख लिए। इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र में डिफरेंस भी आपने देख लिया कि इकोनॉमिक्स में सर हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो भी धन या चीज है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करे कि मैक्सिमम रिटर्न पा पाए। और इकोनॉमिक जो वो होता है कि जिसमें कोई देश अपने खरीद और बिक्री को किस तरीके का सिस्टम बनाए जिसमें वो उसका यूज कर पाए। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। हालांकि अर्थशास्त्र ही आधारित होता है अर्थव्यवस्था। और अगर हम बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि विभिन्न जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उनके अनुसार अलग अलग अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी गई थी। जितने भी अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दिया। जैसे चार इसमें इकोनॉमिस्ट का नाम बहुत फेमस है। एक एडम स्मिथ, जिसको मैंने अभी बताया कि ये अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। एक अल्फ्रेड मार्शल थे, जो कि बहुत ज्यादा ये समाजवाद के सिद्धांतों पर निर्धारित थे। लियोनल रॉबिन्स ने कहा था कि ये लिमिटेड रिसोर्स में, आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है और आपके पास नीड ज्यादा है, यानी डिमांड ज्यादा है, तो आप कैसे उसको यूटिलाइज करोगे। देखिए लिखा है अर्थशास्त्र में, सीमित संसाधनों में अनेक आवश्यकताओं के चुनाव का विज्ञान। यानी आपके पास नीड्स बहुत ज्यादा है, अनेक हैं, आवश्यकता बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से एक चुनना है क्योंकि रिसोर्स आपके पास कम है। और उसके अध्ययन को हम लोग रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र को मानते हैं। उसी तरह हम लोग पाउल सैमुअल्सन के अनुसार मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो समाज द्वारा सीमित संसाधनों से वस्तुओं और उत्पादन और वितरण का अध्ययन कहलाता है। जो भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो और जो भी वस्तु का वितरण कर रहे हो उसका अध्ययन होता है, वो किसके अंदर, तो पाउलसन के अनुसार। तो पाउलसन के अनुसार ये हो गया जिसमें अर्थशास्त्र के सीमित संसाधनों में से जो भी उत्पादन है या जो भी वितरण है उसका अध्ययन होता है। इनके अनुसार होता है लिमिटेड रिसोर्स, नीड बहुत ज्यादा है, चुनाव किसी एक का करना है। इनके अनुसार होता है मानव जीवन के साधारण क्रियाकलाप में जो भी
भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उनसे जुड़े हुए अध्ययन को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। और इन्होंने राष्ट्र को धन की प्रकृति और कारणों का अध्ययन बताया था, यानी वेल्थ ऑफ नेशन का सिद्धांत दिया था किसने? एडम स्मिथ ने दिया था। तो एडम स्मिथ जो है वो इसके सबसे बड़े जनक माने जाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो इन चारों का नाम समझ लीजिएगा, एक एक कोड लाइन समझिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने दिया था। भौतिक जीवन की जो सुख सुविधाएं होती हैं उनसे जो यूज होती हैं या जो उनके उपभोग होते हैं उनको अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, रॉबिन्सन ने कहा था कि लिमिटेड रिसोर्स में आपके नीड्स बहुत ज्यादा हैं, जिसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, वो इन्होंने कहा था। और इन्होंने बोला था कि जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्स के अंदर जो हमारे प्रोडक्शन है या जो हमारे वितरण है, ठीक है, उनका अध्ययन जो होता है वो पाउल सैमुअल्सन के अनुसार इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इन चारों लोगों ने 4 अलग अलग बुक भी लिखे थे, बहुत फेमस है, कई बार पेपर में आया है। जैसे इनका बुक का ही नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, सबसे पहले लिखा गया था, ईयर भी याद कर लेना है, 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है? एडम स्मिथ है, 1776 में लिखा था। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दिया था, यानी जो डिमांड और सप्लाई का जो गेम होता है, जो डिमांड और सप्लाई, यही प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, जिसका नाम क्या है? अल्फ्रेड मार्शल। डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बुक कब लिखी गई थी? 1890 में लिखी गई थी। अगर हम बात करें कि रॉबिन्सन के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, तो एन एसे ऑन द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने इकोनॉमिक साइंस लिखा था, सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस लिखा था, ऐसे नेचर। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया? रॉबिन्सन के द्वारा लिखा गया। तो बस कोड वर्ड याद कर लेना, वेल्थ ऑफ नेशन है, इनका क्या है? आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, इनका क्या है? आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस की बात करते हैं। और इन्होंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ठीक है, इंट्रोडक्टिव एनालिसिस, यानी ये ग्राफ के माध्यम से इकोनॉमिक्स को एनालिसिस करने की बात किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल्सन के द्वारा किया गया था। इन्होंने एक प्रॉपर ग्राफ के माध्यम से बताने का प्रयास किया था। तो इन चारों के राइटर और चारों के बुक, चारों के थॉट आपके पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला थॉट एडम स्मिथ ने दिया था, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776, ईयर भी याद कर लेना है। दूसरा आपको मार्शल का नाम याद कर लेना है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने 1890 में दिया था। तीसरा रॉबिन्सन के द्वारा सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस की बात करते हैं 1932 में। और सबसे लास्ट में पाउल सैमुअल्सन का नाम लेंगे, जिसमें इंट्रोडक्टिव एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, जो कि 1948 में इनको लाया गया था। तो इन चारों का नाम आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं साथियों। अब हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं में किन किन साधनों की जरूरत होती है। आर्थिक क्रिया के लिए 4 प्रमुख साधन होते हैं। कौन कौन? एक तो आपका प्रोडक्शन होगा, दूसरा आपका कंजम्पशन होगा, तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, चौथा आपका एक्सचेंज होगा। कई बार पेपर में ना ऐसे ही पूछ लेता है कि कौन आर्थिक क्रिया का हिस्सा नहीं है। तो 4 तो पहले आप लोग याद कर लो। पहले प्रोडक्शन करोगे, उसके बाद कंजम्पशन करोगे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आगे भी तो प्रोडक्शन करना है, और उसके एक्सचेंज। तो 4 पॉइंट हो गए। कौन कौन? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, उसके बाद आपका तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट, एंड चौथा हो गया आपका क्या? एक्सचेंज। ये 4 पॉइंट याद कर लेना। अब ये चारों का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जरूरत पूरी करने के लिए जो भी सामान। प्रोडक्शन बेसिकली 2 ही चीज का होता है। किसका किसका? सेवा और वस्तु का। सेवा और वस्तु, क्या अंतर है भाई सेवा एंड वस्तु? सेवा का मतलब होता है सर्विस एंड गुड्स। तो 2 चीज का होता है, एक गुड्स का होता है एंड एक किसका होता है? सर्विस का होता है। यानी गुड्स का मतलब वस्तु है और सर्विस का मतलब सेवा है। 2 चीज का प्रोडक्शन होता है, वस्तु और सेवा। वस्तु का मतलब जिसको आप फिजिकली छू सकते हो, मतलब कि भौतिक रूप में, जैसे मान लो आप गए मार्केट में खरीद लिया, तो ये छू रहे हो ना, ये वस्तु है। लेकिन जिसको आप महसूस करते हो, फील करते हो, वो क्या है? सर्विस है। जैसे किसी चीज को आप फील कर रहे हो, जैसे आप बस में बैठकर यहां से वहां चले गए, तो क्या आप बस लेकर आ गए? आपने बस की क्या लिया? सर्विस। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं। ठीक है, मोबाइल फोन आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। तो 2 चीज का प्रोडक्शन होता है, पैसा तो दोनों में जनरेट हो रहा है, डिमांड दोनों चीज का है। ठीक है, गुड्स और सर्विस दोनों का डिमांड और सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये तो प्रोडक्शन इन दोनों का होता है। और इकोनॉमिक्स में 2 ही वर्ड यूज होता है, एक डिमांड और एक सप्लाई। डिमांड होगी या तो गुड्स की होगी या सर्विस की होगी, और सप्लाई होगी किसकी? या तो गुड्स की होगी या सर्विस की होगी। तो जो भी जरूरत की चीजें होती है, जरूरत पूरा करने के लिए जो सामान या वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसी को कहते हैं प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन के 4 साधन होते हैं। प्रोडक्शन कैसे होगा? जिस दिन एक छत के नीचे 4 लोग आ जाएंगे। कौन कौन? 4 लोग। कौन कौन? ठीक है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और आपका उद्यमी। मतलब कि यहां 4 लोगों का नाम मैं लिख दे रहा हूं। एक तो होगा आपका लैंड, यानी भूमि हो जाएगा। ठीक है, मैं लिखता हूं, एक हो जाएगा आपका भूमि, ठीक है, लैंड हो गया। ठीक है, दूसरा आपका लेबर, लेबर का मतलब हो जाएगा मजदूर। ठीक है, लैंड हो गया, लेबर हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा उद्यमी। ठीक है, तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, उद्यमी हो गया। और एक और आ जाएगा इसमें, ठीक है, जिसमें हम लोग
कैपिटलिस्ट जो होता है, जो निवेशक होता है, वो होते हैं 4 लोग एक साथ आ जाएंगे। यानी एक हो जाएगा आपका निवेशक, हो जाएगा निवेशक यानी जो पैसा लगाएगा, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर का मतलब जो माइंड देता है, यानी जो हैंडल करता है। 4 लोग, ये 4 लोग जिस दिन एक छत के नीचे आ जाएंगे ना, प्रोडक्शन हो जाएगा शुरू, ठीक है। और सब अपना अपना कॉस्ट लेता है और इसी के कॉस्ट के आधार पर एक निश्चित राशि निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि लैंड, भूमि वाले ने 2 रुपया ले लिया, ठीक है, मजदूर वाले ने 2 रुपया लिया, ठीक है, उद्यमी जो है वो भी अपना बिजनेस माइंड दे रहा है तो वो भी 2 रुपया लेगा, और प्लस जो निवेश किया है वो अपना प्रॉफिट लेगा ही लेगा, तो वो भी ले लिया। तो इसका 8 रुपया तो इसका फैक्टर कास्ट आ गया, लागत मूल्य आ गया। इसके बाद सरकार पर लॉन्च करेंगे तो सरकार क्या करेगी, सरकार इसमें टैक्स बना देगी। जब सरकार के पास लॉन्च करोगे तो सरकार क्या लेने लगेगी, टैक्स लेने लगेगी, तो टैक्स पॉइंट जोड़ दोगे, और जब ये टैक्स पॉइंट जुड़ेगा तो फिर इसके बाद इसका एक फैक्टर कॉस्ट के बाद मार्केट प्राइस डिसाइड किया जाता है। मतलब कि प्रोडक्शन होता है, आगे आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट होता है, कैसे होता है। अभी बस आप ये समझ लो कि जो आपके एक्सचेंज की पॉइंट हो, मतलब कि आर्थिक क्रियाओं की बात जब आप कर रहे थे, आर्थिक क्रिया में ये उत्पादन के लिए 4 साधन होते हैं, ये पहला देखा आपने। जो चीज उत्पादन करेंगे उसी का कंजम्पशन होगा, जो चीज उत्पादन करेंगे उसी का क्या होगा, कंजम्पशन होगा। यानी सामान और वस्तुओं का निजी संतुष्टि के लिए जो उपयोग किया जाता है, यानी यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्सनल सेटिस्फिकेशन, जो पर्सनल सर्टिफिकेशन के लिए, जो निजी उपभोग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसी को कंज्यूम कहते हैं। तो पहले तो उत्पादन होगा, उसके बाद क्या होगा, उपभोग होगा। और अगर मान लो फ्यूचर में भी हमें पैसा कमाना है, फ्यूचर में भी हमें उत्पादन करना है, यानी स्पेंडिंग मनी टू क्रिएट फ्यूचर इनकम और एसेट्स, यानी फ्यूचर में अगर आप एसेट्स या इनकम जनरेट करना चाहते हो, देन आप इन्वेस्टमेंट करोगे। क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। एंड लास्ट में कोई भी अगर गुड्स या सर्विस बनती है तो उसको मनी से हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज के लिए क्या होता है, ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज और मनी बिटवीन पीपल, यानी पीपल के, लोगों के बीचों में क्या करना है कि ट्रेड करना है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो ये तो था आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज 4 होते हैं, कौन कौन से, पहले प्रोडक्शन करोगे, उसके बाद कंजम्पशन होगा, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद आपका एक्सचेंज होगा। अगली बात जब हम करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सबसे पहले टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। रैगनर फ्रिस, रैगनर फ्रिस ने सबसे पहले 1933 में एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स दिया था, जिसमें इन्होंने माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांट दिया। एक आपकी व्यष्टि और एक आपकी समष्टि। एक होती है व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब छोटा, और समष्टि का मतलब क्या हो गया, बड़ा। छोटा और बड़ा। व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल। जैसे मान लो कि हम अपना खुद का अगर प्लान बना रहे हैं, अपनी खुद की बजट बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा खुद का बजट है, हमारे घर से 3000 रुपया है, तो मैं 3000 में अपनी प्लानिंग करता हूं कि मुझे क्या करना है, दूध का कितना पैसा देना है, कपड़े कितने का खरीदना है, ट्यूशन फीस कितना देना है। ये मेरी खुद की इंडिविजुअल होती है। तो अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की या फर्म्स की या मार्केट की, तो उस समय माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है। यानी भाई मैंने शुरू में ही बताया था कि पैसे का मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। पैसे को मैनेजमेंट ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो अगर छोटे लेवल पर बात करें, इंडिविजुअल लेवल पर बात करें, मार्केट लेवल पे बात करें, फर्म लेवल पे बात करें, तो उस समय की जो इकोनॉमिक्स होती है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और यही अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अगर हम इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल पर बात करें, अगर किसी का नेशनल इनकम की काउंटिंग करनी है, या एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, या बेरोजगारी की बात करनी है, या इन्फ्लेशन रेट की बात करनी है, यानी मुद्रास्फीति की बात करनी है, अगर इस तरीका से आप करते हो तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। यानी जब हम एनालिसिस करते हैं ओवरऑल इकोनॉमी, नेशनल मतलब कि अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, यानी नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो वो आपका मैक्रो हो जाएगा, और अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो आपका माइक्रो हो जाएगा। तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। और ये बंटवारा किसके द्वारा दिया गया था, रैगनर फ्रिस के द्वारा दिया गया था 1933 में। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ये भी एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। इकोनॉमिक्स के कितने टाइप होते हैं, तो बेसिकली तो 3 टाइप होते हैं जो कि मेजर होते हैं, जो कि मेन होते हैं। कौन कौन सी, एक तो आपका कैपिटलिस्टिक होता है, एक आपका सोशलिस्टिक होता है, और एक आपका मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी पूंजीवादी, एक होता है आपका समाजवादी, और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 तरह का। कौन कौन, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी में पूरा प्रभुत्व जो होता है ना, वो किसका होता है, तो प्राइवेट सेक्टर का होता है। यानी पूंजीवादी मतलब कि प्राइवेट, पूंजीवादी मतलब प्राइवेट। जब भी हम बात करेंगे समाजवादी का, समाजवादी का मतलब क्या हो गया, सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर। और जब भी हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी यानी पब्लिक प्लस प्राइवेट, पब्लिक का मतलब सरकारी प्लस प्राइवेट, अगर दोनों को मिलाकर बनाया जाता है तो वो कौन सा इकोनॉमी होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। तो 3 तरह की इकोनॉमिक्स देखने को मिला। एक तो आपका कैपिटलिस्ट देखने को मिला, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें पूरी की पूरी प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसके हाथों में होती है,
पूंजीगत व्यक्ति यानी किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में होती है। जब हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की, यानी इसमें ज्यादातर पावर किसके हाथों में होती है, सरकारी हिस्सों में होती है, ठीक है, यानी इसमें प्रोडक्शन की जो जिम्मेदारियां होती है वो सरकार के हाथों में होती है। और जब हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ हिस्से सरकार के भी हाथों में होती है उत्पादन के साधन, और कुछ हिस्से किसके हाथों में होती हैं, तो प्राइवेट के हाथों में भी होती हैं। यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इंडिया की इकोनॉमिक्स आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी का बहुत बड़ा रूप देखने को मिलता है। जैसे रेलवे किसका है, भारत सरकार की है। एनटीपीसी किसकी है, भारत सरकार की है। लक्स बनाने वाला साबुन किसका है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का है। जियो किसका है, प्राइवेट व्यक्ति का है। यानी जहां पर पब्लिक भी देखने को मिलेगा और प्राइवेट भी देखने को मिलेगा, दोनों मिश्रण देखने को मिले तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन जहां सब कुछ प्राइवेट होगा वो आपका कैपिटलिस्ट, यानी यूएसए का देख लो आप, यहाँ यूके का देख लो। लेकिन जब हम बात करेंगे यूएसएसआर का, क्यूबे का, वियतनाम का, इन सब जगहों पर सरकारी चीजें ज्यादा, मतलब कि आप सोशलिस्टिक, यानी ये वेलफेयर होती हैं, यानी लोगों के लोक कल्याण के लिए होती है। मान लो रेलवे में उतनी बाध्यकारी नियम नहीं होते हैं, ठीक है, जितना आप जियो, मान लो जियो रेट बढ़ा रहा है, जैसे आपने देखा था कुछ दिन पहले, क्या नाम है उसका, इंडिको ने अपना बंद कर दिया। क्या कर लिया कोई, क्यों, क्योंकि वो पर्सनल है, सेपरेट है। तो प्राइवेट चीजों पर जो होता है ना वो अपने हिसाब से काम करता है। तो ये हो गया सोशलिस्टिक इकोनॉमी। और ये मिक्स्ड का मतलब दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा भी कुछ अलग अदर टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, जैसे आपके डेवलप्ड इकोनॉमी होते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी कहने का मतलब जिस देश में पर कैपिटा इनकम $13,846 से ज्यादा है, मतलब जिस देश के प्रति व्यक्ति आय $13,846 से अगर अधिक है तो वो विकसित इकोनॉमी कहलाती है, डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे डेवलपिंग, यानी इंडिया किस में आता है, डेवलपिंग कंट्री में आता है। तो डेवलपिंग भी दो टाइप का होता है, एक लो मिडिल इनकम ग्रुप और एक आपका हाई मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है। अगर लो मिडिल इनकम ग्रुप की बात करें तो $1136 से लेकर $4,465 के बीच के जो लोग होते हैं, मतलब कि पर कैपिटा इनकम जहां की होती है, वो आपका लो मिडिल इनकम ग्रुप होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हाई मिडिल इनकम ग्रुप की, तो $4,466 से लेकर $13,846 का जो होता है वो इसके बीच का हाई मिडिल इनकम ग्रुप। मतलब ऐसे कहना है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अगर $13,846 से ऊपर होती है वो विकासशील देश, मतलब विकसित डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं। और अगर किसी देश की इकोनॉमी $1,136 से लेकर $13,846 के बीच में होता है तो उसको विकासशील इकोनॉमी कहते हैं। और कुछ ऐसे देश होते हैं जो $1,136 से भी कम होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो ये हो गया अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और इसके अलावा दो और इकोनॉमी होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन का मतलब जिसमें एक देश दूसरे देश में आयात निर्यात कर सकता है, मतलब कि उसको फ्रीडम होती है। मान लो इंडिया गया, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जर्मनी से, जापान से, अमेरिका से, ठीक है, किसी भी देश के साथ ट्रेड कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बंद इकोनॉमी, बंद इकोनॉमी का मतलब कि आयात और निर्यात पर प्रतिबंधन लग जाता है, मतलब कि कोई देश एक देश से दूसरे देश से ट्रेड नहीं करेगा। जैसे इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो 1991 तक, 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर आता था। यानी भारत अपने अंदर की बात करता था, मतलब कि भारत उस समय उतना डेवलप नहीं था कि अगर कोई विदेशी कंपनी को भारत में अगर एंट्री मिल गया होता। मान लो कि 1947 में भारत आजाद हुआ और उस समय अगर इंडिया ने ओपन डोर पॉलिसी को अपना लिया होता, खुला द्वार की नीति अपना लिया होता, तो सारी विदेशी कंपनियां भारत में आकर लगा दी होती, क्योंकि वो तो विकसित थे। और उस समय भारत की किसी भी कंपनी को बढ़ने का मौका नहीं मिला होता। तो जो आज आप ब्रांड का नाम सुन रहे हो ना, भारत के जो भी छोटे मोटे ब्रांड है, वो कोई भी ब्रांड देखने को नहीं मिला होता अगर भारत उसी समय ओपन डोर पॉलिसी अपना लिया होता था। लेकिन भारत ने क्लोज डोर पॉलिसी 1991 तक अप्लाई किया। 1991 में भारत की इकोनॉमी हिल गई, पूरी दुनिया को लगता था कि भारत एक मंडी है जहां पर लोग बेवजह, मतलब कि जहां के लोग बस खरीद लेते हैं, कोई सामान मिल गया वो खरीद ही लेंगे, ठीक है। तो पूरी दुनिया का प्रेशर बनता जा रहा था, भारत की इकोनॉमी लो होती जा रही थी। 1991 में मनमोहन जी आए और मनमोहन जी ने रिफॉर्म कर दिया, एलपीजी लाया, ठीक है, ट्रिपल पी मॉडल को लाया और यहाँ पर जो क्लोज्ड डोर पॉलिसी थी उसको खत्म करके उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को ला दिया। तो भारत की अर्थव्यवस्था 1991 तक, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था थी और 1991 के बाद ओपन डोर पॉलिसी पर काम करना शुरू किया। अगर हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के सेक्टर, अर्थव्यवस्था को पहले के हिसाब से जब देखा जाता तो पहले 3 सेक्टर होते थे, लेकिन अब जो है ना उसको और थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया और अर्थशास्त्र को 4-5 भागों में बांट दिया गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचक। यानी 5 भागों में हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी और आपका कॉर्नरी। ये 5 टाइप के इकोनॉमिक्स के सेक्टर बांटे गए। अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी का मतलब सीधा सीधा आप ये डिपेंड कर लो, जो नेचर पर डिपेंड होता है।
जो पूरा का पूरा किस पर डिपेंड होता है, नेचर पर डिपेंड होता है। नेचर का मतलब जैसे आप मान लो एग्रीकल्चर की बात कर लो, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करो, एग्रीकल्चर की बात कर लो, ठीक है, फार्मिंग की बात कर लो, माइनिंग की बात कर लो, फिशिंग की बात कर लो। और जो इनसे ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टों से यानी जिसमें निर्माण और विनिर्माण की कार्य होती है, जिसमें फैक्ट्रीज आते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। फैक्ट्री के अंदर क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर आता है। मतलब एक तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी में नेचुरल रिसोर्स हो गया, सेकेंडरी में उसको हम लोग निर्माण करेंगे यानी कंस्ट्रक्शन करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, या फैक्ट्रीज की बात करेंगे, तो वो सेकेंडरी में हो गया। जैसे मान लो कि गेहूं, गेहूं क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आ गया, लेकिन उसी गेहूं से क्या बनेगा, बिस्किट, तो बिस्किट किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो गेहूं प्राइमरी सेक्टर और बिस्किट सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन उस बिस्किट को पैकेजिंग करके मार्केट में पहुंचाने के लिए ट्रेवल की यूज होगी, गाड़ियां लगेंगी, ठीक है, मार्केट में सेल्समैन बेचेगा, उसे दुकानदार बेचेगा, तो वो क्या करेगा, सर्विस देगा, वो टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। यानी प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से रिसोर्स मिलेगा तभी तो तुम उसको मैन्युफैक्चर करोगे, और तभी तो आप उसको मार्केट में ले जाकर सेल करोगे, यानी सर्विस। सर्विस सेक्टर जो होता है वो तृतीय सेक्टर आता है, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसको एक और नाम दे देंगे हम लोग, कौन सा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र नाम दे देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, और आपके इकोनॉमी में ना सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, भारत के अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा मैन पावर यानी सबसे ज्यादा आदमी काम किस सेक्टर में करता है, प्राइमरी। भारत की 60% आबादी किस सेक्टर में काम करती है, प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। भारत की 30% लोग किस सेक्टर में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं। और भारत के 10% लोग किस में काम करते हैं, तो टर्सरी सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन जब बात आएगी पैसा कमाने का, तो इसके 10% लोग मिलकर 54 रुपया देते हैं और इसके 60% लोग मिलकर 19 रुपया देते हैं। अब आप इसी से समझ लो कि भारत में टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा होता है, लेकिन टर्सरी सेक्टर जॉब क्रिएट नहीं कर रहा है। यहां देखो, 10 लोगों को जॉब मिला, पैसा आया 54 रुपया, 60 लोगों को जॉब मिला, पैसा आया 19 रुपया। यानी आपके अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में जॉब नहीं क्रिएट होता है, ठीक है, जॉब ज्यादा होता है लेकिन मतलब इनकम कम होती है। और अगर टर्सरी सेक्टर की बात करें यानी सेवा क्षेत्र में, तो इसमें जॉब बहुत कम होते हैं लेकिन पैसा बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें चौथा सेक्टर की, जिसमें हम लोग नॉलेज बेस्ड की बात करते हैं, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटीज, जैसे आईटी सेक्टर आ गया, रिसर्च एंड एजुकेशन आ गया, मान लो कोई विश्वविद्यालय आ गया, ठीक है, या कोई यूनिवर्सिटी कोई स्कूल आ गया, वो सब किस में आता है, फोर्थ यानी क्वार्टनरी में आ गया। और लास्ट आता है क्वार्टनरी, मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, जैसे एग्जीक्यूटिव की जो डिसीजन आ रही है, ठीक है, हेल्थ केयर पॉलिसी आ गया है, गवर्नमेंट की कोई डिसीजन आ गई, इन सब चीजों की जब हम बात करते हैं, यानी अगर हम बात करें कि हाई लेवल डिसीजन मेकिंग अगर कोई बात चल रही है, तो वो किस में आ जाएगी, आपकी पंचम क्षेत्र में आ जाएगी। तो 5 तरह के हो गया। प्राइमरी का मतलब आप प्योरली नेचर पर बेस्ड होता है, ठीक है, जिसमें फिशिंग आ जाएगी, माइनिंग आ जाएगी, फार्मिंग आ जाएगी, ये सब आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा। उसके बाद आपका एक और सेक्टर फैक्ट्रीज वगैरह आ जाएंगी। टर्सरी का मतलब सर्विस, जितने भी सर्विस, जैसे मान लो टेलीफोन क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है, पुलिस आपको क्या दे रही है, सर्विस दे रही है, हॉस्पिटल आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, स्कूल आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो जितने भी ये पॉइंट हैं वो सारे के सारे सर्विस वाले पॉइंट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आता है लेकिन नौकरी बहुत कम होती है। के बाद अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन बेस्ड यानी आईटी, एजुकेशन, ये सब आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है, रिसर्च। और अगर हम बात करेंगे क्वार्टनरी यानी हाई लेवल की कोई डिसीजन ली जा रही है, तो उसमें आ जाएगा आपका ये सारे पॉइंट। तो आज आपने पहला चैप्टर पढ़ा जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर होते हैं, इकोनॉमिक्स के टाइप कैसे होते हैं, तो इन सारे पॉइंट को मैंने आपको पढ़ा दिया साथियों। और नेक्स्ट लेक्चर आपके बीच में आएगा और टॉपिक बाय टॉपिक आपको एक एक टॉपिक, इकोनॉमिक्स का कोई भी लोचा आपके बीच में नहीं रहेगा। इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ही ईजी और अच्छा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।